अब जनाब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आयतुल्लाह खामनई के बाद ईरान कैसा होगा। ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर लाहौर में भी मुजाहिरीन के ऊपर शेलिंग हो रही है और मावी पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं। पेशावर में भी जो है वो शेलिंग हुई है। तफसीलात आएंगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन अब बड़े चैलेंजेस ईरान के लिए क्या है और खामनई की शहादत के बाद ईरान किस तरह का होगा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। अमेरिका की कोशिश ये होगी कि जल्द अज जल्द वो अपने अहदाफ हासिल करे। जितना वक्त ईरान को मिलेगा उतना ईरान को संभलने का मौका मिल जाएगा और अमेरिका कोशिश करेगा कि रजीम तब्दील कर दिया जाए। लेकिन खामनई की शहादत के बाद जिस तरह लोग निकले हैं उससे दिखाई नहीं देता कि रज़ा पहलवी टाइप का कोई बंदा लाके इंस्टॉल किया जा सकता है। हाँ, जो मौजूदा रजीम है इस वक्त, इसको अभी तबाह करना ऐसा लगता है मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर अमेरिका कुछ कर सकता है तो वो दबाव बढ़ा सकता है कि ईरान की रजीम को दबाव में लिया जाए और अहम तरीन मामलात पे ईरान को पीछे हटने पर मजबूर किया जाए। ईरान हिजबुल्लाह की, हमास की और हौसियों की हमायत करता चला आया है, उनकी सपोर्ट करता चला आया है, जिसकी वजह से अमेरिका को, इसराइल को और कुछ अरब ममालिक को ये प्रॉब्लम भी रहा है। अब ईरान को इन चीज़ों से पीछे कैसे हटाया जा सकता है? ईरान के लिए, ईरान के अंदर बड़े चैलेंजेस हैं। उनकी मईशत बहुत बुरी तरह धचका लगा उसे पिछले चंद महीनों में नहीं, अब चंद सालों में कह सकते हैं। लेकिन आयतुल्लाह खमीनी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। उन्होंने काफ़ी हद तक ईरान को खुद मुख्तार किया। ईरान अपने बाजुओं पे भरोसा करता था दुनिया की बजाय। रशिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे। प्यूटन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ज़्यादा बेहतर स्टेटमेंट है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से। उन्होंने खुलकर अमेरिका और इसराइल की मजम्मत भी की है और इस वाक़े के ऊपर गम गुस्से का इजहार भी किया। अब नाज़रीन, अमेरिका जो है वो कोशिश करेगा कि ईरान को अपने मुताबिक चलाए और ईरान को बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यानी इससे पहले किसी भी ईरानी हुक्मरान को इतने मुश्किल हालात में हुकूमत नहीं मिली जितने मुश्किल हालात में मौजूदा सुप्रीम लीडर आए हैं। ये उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरह से अंदरूनी और बैरूनी खतरात से ईरान को निकालते हैं। देखिए, ईरान के अंदर भी उन्होंने अपने आप को मजबूत रखना है, अपनी कमांड एंड कंट्रोल रखना है और ईरान के अंदर लोगों को मुतमईन भी रखना है, ईरान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी करनी है और दूसरा जो बैरूनी खतरात है उनसे भी निपटना है। ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है। अभी भी ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है और बहुत सारे अमरीकी तनसीबात को और इसराइल को वो निशाना बना रहा है। इसराइल का नुकसान बहुत थोड़ा हुआ है, इसराइल और अमेरिका दोनों का नुकसान थोड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि इनका बंदोबस्त ईरान की निस्बत बेहतर है। ईरान क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ बेशुमार लोग हैं। जब आप अटैक करते हैं तो सिविलियंस की कैजुअलिटीज होती हैं। इसराइल पे जब अटैक किया जाता है तो इसराइल ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में चले जाते हैं, वहाँ पे वो महफूज रहते हैं। उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। तो अब तक की इतला के मुताबिक 6-7 इसराइलियों से ज़्यादा हलाकतें रिपोर्ट नहीं हुई और कोई 20 के करीब इसराइलियों का बताया जा रहा है कि वो ज़ख्मी हुए हैं। अमेरिकन का नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, उनका दिफाई साजो सामान का नुकसान हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है। लेकिन अमरीकी फौजी कितने मारे गए हैं इस बारे में हमारे पास कंफर्म इतलात नहीं है और ईरानी मिसाइल अमेरिका तक पहुंच नहीं सकते, वो बहुत दूर है। ईरान को अरब ममालिक के साथ भी कोई हल निकालना पड़ेगा और अगर उनकी सरजमीन से ईरान के ऊपर अटैक होता है तो ईरान किस तरीके से इस सारी सूरत को मैनेज करता है। मैं आपको इसकी मिसाल ये देता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि भारत हमला करता है अफगान सरजमीन से फितनतुल खवारिज को इस्तेमाल करते हुए और फिर उसके बाद पाकिस्तान इसी बुनियाद पर अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करता है। तो अगर ये आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है तो इसी तरह ईरान के ऊपर जब दूसरे ममालिक से हमला होता है तो ईरान वापस उसी जगह पे स्ट्राइक करता है या उसी जगह के ऊपर ईरान जो है वो मिसाइल दागता है। तो अगर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ ठीक है तो फिर ईरान का भी ये मौक़िफ़ ठीक है। अब नाजरीन, जो आयतुल्लाह खामनई की कुछ आम चीज़ें थी उनमें एक तो उनका फतवा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को एटम बम नहीं बनाना चाहिए। क्या उनकी शहादत के साथ ये फतवा ख़त्म हो गया और ईरान एटमी कुव्वत बनने की कोशिश करेगा? दूसरी एक उनकी बड़ी ख़ास बात ये थी कि उन्होंने ईरान को एक मजबूत फ़ौजी कुव्वत बनाया, ख़ास तौर पर मिसाइलों के मैदान में। और ईरान के पास इतनी बड़ी मिकदार में मिसाइल्स हैं, ये दुनिया को इसका आइडिया नहीं था। और अभी भी जो ईरानी सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि ईरान कई महीने तक ये मिसाइल दागता रहे तब भी उसके पास ज़ख़ीरा मौजूद रहेगा। अगर तो ये इन्फॉर्मेशन ठीक है तो अमेरिका और इसराइल के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, ना ही मिडल ईस्ट के लिए ये कोई अच्छी खबर है। दूसरी जानिब सऊदी अरब समेत कुछ और मुल्कों ने बार बार ये तंबीह की है कि अगर ईरान ने दोबारा उनके ऊपर अटैक किया या उनकी सरजमीन के ऊपर मिसाइल दागे तो फिर वो जवाबी हमला करेंगे। अब ये सारी चीज़ें मैनेज करना किसी भी नए हुक्मरान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ईरानी बार बार इस तरह की चीज़ें देखते रहे हैं और इनका सामना करते रहे हैं। अब आप आ जाए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर दबाव बहुत बढ़ जाएगा, ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज शरीफ ने
डोनाल्ड ट्रंप को कई मरतबा अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान और इसराइल ये दोनों अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर चुके हैं। खमीनी की शहादत के बाद शहबाज शरीफ पे बहुत दबाव बढ़ेगा और पाकिस्तान में अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ये मुतालबा करेगी और ये मुतालबा शुरू हो गया है कि पाकिस्तान अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी वापस ले। और एक और मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अमरीकी सफ़ीर को पाकिस्तान बदर कर दे। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है, यानी अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो मुल्क बदर कर सकता है। कई दफ़ा कई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मुल्क से निकाले गए और अमरीकी सफ़ीर फिर भी पाकिस्तान में रहे, तो अमरीकी सफ़ीर को पाकिस्तान बदर कैसे किया जाए, ये तो तकरीबन नामुमकिन वाली चीज़ लगती है। अमरीकी जो एम्बेसी है उसका भी एक स्टेटमेंट आया पाकिस्तान में और वो ये कह रहे हैं कि हम सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, हम सूरत को देख रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी कॉन्सुलेट्स हैं उनके पास क्या हो रहा है। और दूसरा मैं आपको ये बता देता हूँ कि अमरीकी हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत पर यह दबाव डाला गया कि हमारा किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो मुजाहिरीन हमारी कॉन्सुलेट की जानिब आ रहे हैं या हमारे दफातर की जानिब आ रहे हैं, इन्हें दूर धकेला जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए। और उसके बाद फिर आपने देखा कि पाकिस्तान की सरकार ने बड़ी ज़ोरदार तरीके से कार्रवाई की है, क्योंकि अमेरिकन का हुक्म आ जाए तो फिर ये देखते भी नहीं है। आपने देखा कुछ अर्सा पहले जो तहरीक लब्बैक के साथ हुआ, उनके बहुत सारे लोग कत्ल कर दिए गए मुरीदके में, एक कत्लेआम हुआ वहाँ पे, वो लीडरशिप ही आज तक नहीं मिलती, तो वो भी अमेरिका की एम्बेसी की तरफ ही जा रहे थे। और आज भी जो लोग उस तरफ जिन्होंने मुंह किया उन्हें गोलियां मार दी गई और कुछ जलाओ घिराव हुआ है, कुछ तोड़ फोड़ हुई है कुछ जगहों पे, और उसके नतीजे में फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो किया। और कुछ इतलात के मुताबिक अमरीकी मरीन्स जो मौजूद हैं कराची में, ये अभी कन्फर्मेशन नहीं है इसकी, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि अंदर से फायरिंग हुई है और उसके नतीजे में मुजाहिरीन जाँ बहक हुए हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत वही करती है जो अमेरिका से उन्हें हुक्म आ जाता है, और पाकिस्तानी कितने भी मारे जाएं, कितने भी पाकिस्तानियों का कितना भी नुकसान हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को या पाकिस्तानी हुक्मरानों को। उन्हें हर हाल में अमेरिका की जानिब से जो हुक्म मिले वो उनको पूरा करना पड़ता है। अब ये जो मुतालबात है ये बड़े खौफनाक है। अमरीकी सफ़ीर को मुल्क बदर करो, ये एक मुतालबा सामने आ गया मुजाहिरीन का। दूसरा ये आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नामजदगी है उसको शहबाज शरीफ साहब वापस लें इस इंसिडेंट के बाद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये कह चुके हैं कि वो पहले ईरान को और फिर पाकिस्तान को टैकल करेंगे, क्योंकि इन दो मुल्कों से ख़तरा था इसराइल को, और वो ये समझते हैं कि मुस्तकबिल में भी ख़तरा हो सकता है। लिहाजा इन दो मुल्कों के पास वो ताकत या हथियार नहीं होने चाहिए जो कभी भी इसराइल के लिए या इंडिया के लिए ख़तरा बने। तो पाकिस्तान के पास एटमी हथियार मौजूद है। हमारे बहुत सारे दोस्त, मैं खुद भी ये समझता हूँ कि एटमी सलाहियत आपके पास है तो आपके ऊपर उस तरह से कोई अटैक नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एटमी सलाहियत है और बाकी हर चीज़ के अंदर आप कमज़ोर हैं, तो फिर आपके लिए ये सोचने का मकाम है। उन्होंने अभी तक वीपीएन इंस्टॉल नहीं किया तो आप अपने अपने मोबाइल फ़ोन में फ्री वीपीएन की सहूलत ले लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल को पाकिस्तान में चलने नहीं दिया जा रहा और इसको जो है वो डाउन किया जा रहा है कंटिन्यूसली। लेकिन आप मेरी वीडियो बहुत सारे दीगर चैनल्स पे भी देख सकते हैं और बहुत सारे और चैनल्स पे भी मेरी वीडियो कहीं ना कहीं आपको मिल जाती होगी। फेसबुक पे भी चलती है, टिकटॉक पे भी चलती हैं ये वीडियोस, व्हाट्सएप पे भी चलती हैं। उसके अलावा जो है वो यूट्यूब के भी मल्टीपल अकाउंट्स हैं, वहां पे चलती रहती है। नादरीन, इमरान खान साहब का आज केस लगा अडियाला जेल में। कल अचानक इत्तला दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि इमरान खान साहब का जो तोशाखाना 2 वाला केस है उसकी समाअत अडियाला जेल में की जाएगी। तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की फैमिली और उस सहाफ़ी और इमरान खान साहब के वकला, ये लोग पहुंचे केस की समाअत के लिए, और सिर्फ एक वकील है हुसैन साहब, उन्हें अंदर जाने दिया गया। अहमद नामी एक मुंशी साहब हैं सलमान सफदर साहब के, उनको अंदर जाने दिया गया। जबकि 4 सहाफ़ी जो हैं वो हुकूमती चॉइस के या एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस के, उन्हें अंदर जाने दिया गया। और इमरान खान साहब के लोग कहते हैं कि बाहर आकर ये लोग ज्यादा रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन चीजें छुपती नहीं है, चीजें अल्टीमेटली बाहर आ जाती हैं। अब तक जो चीजें बाहर आई वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन मेन बात यह है कि जब भी कभी ट्रायल होता है तो एक फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है कि मुलजिम के वकला वहां पे मौजूद हो, मुलजिम की फैमिली वहां पे मौजूद हो और मीडिया को उस ट्रायल तक रसाई हो ताकि उसे रिपोर्ट किया जा सके, और आजाद मीडिया को वहां पे रसाई होनी चाहिए। ये चीजें अडियाला जेल में नहीं होने दी जा रही। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से क्या कहा, ये ट्रायल की कार्रवाई क्या होनी है, वो आप सबको पता है कि इस निजाम ने इमरान खान को दीवार के साथ ही लगाना है। जजेस भी कंप्रोमाइज्ड हैं, पूरी की पूरी अदलिया कंप्रोमाइज्ड है। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम इदारों पे इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है,
और उन इदारों को वो इमरान खान के खिलाफ खुले हाथों इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी किस्म की वो इस पहले तो ये होता था ना चुप छुपा के काम डालते थे, वो नहीं, अब वो खुला के जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। उनकी बहन ने कुछ बातें बताई हैं बाहर आकर, जो बातें उनकी बहन ने की वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि कासिम और सलमान मेरी औलाद है और बाप की रिहाई के लिए आवाज़ उठाना उनका हक है। अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर जो बातें उन तक पहुंची इमरान खान साहब के हवाले से, वो उन्होंने मीडिया के साथ शेयर की और उन्होंने अलीमा खान ने एक बार फिर बयानात दोहराकर उन्हें इमरान खान से मंसूब करने का दावा किया और ये खबर इस तरह से छापी गई है। बहरहाल अडियाला के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि आज तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल में थी। हमें गुज़िश्ता रात 12 बजे समाअत की इतला दी गई और आज सिर्फ 2 वकला को अंदर जाने की इजाजत दी गई। वो मैंने आपको नाम पहले बताए। उन्होंने कहा कि फैमिली वकला और मीडिया को आज अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। हम 4.5 घंटे तक अडियाला जेल के दरवाजे पर इंतजार करते रहे। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि उन्हें 22 घंटे तक सेल में रखा जा रहा है। उनका अखबार, किताबें और टीवी तक बंद कर दिया गया है, जबकि उन्होंने वकील को बताया कि उन्हें आज एक किताब फराहम की गई है बड़े लंबे अरसे के बाद। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने अपने वकील को बताया कि बाहर जाकर सबको बताएं कि उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। मुल्क में कानून या मार्शल लॉ नहीं बल्कि आसिम लॉ, ये इमरान खान साहब ने लफ्ज बोला था लेकिन टीवी चैनल ने इसको खा लिया है। जिन्होंने खबर लगाई उन्होंने ये लफ्ज खा लिया है क्योंकि आसिम मुनीर का नाम पाकिस्तान की मीडिया पे नहीं लिया जा सकता। तो उन्होंने लिखा इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में आसिम लॉ है। यानी आसिम मुनीर साहब जो चाहते हैं वही इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है। इसमें कानून और आइन जो है वो नहीं है। फिर एक शख्स की ईमा पे सब कुछ हो रहा है। बहन के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में डाकू डफर अलायंस बन चुका है। अदलिया की आज़ादी खत्म कर दी गई है। अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है और पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम दफन हो चुका है। अलीमा खान ने मुतालबा किया कि हमें बताया जाए कि इमरान खान के साथ किस बात पर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। और अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा को हदायत की है कि भरपूर तहरीक चलाएं। वैसे तहरीक चलाने का काम तो अब आलिया हमजा और जुनैद अकबर साहब को करना है। एक्चुअली दोनों सूबों के जो मुंतजमीन हैं, जो दोनों सूबों को संभालते हैं, सारी तहरीक की जिम्मेदारियां तो इनके कंधों पर हैं। अली अमीन गंडापुर तो सूबाई हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन गंडापुर साहब ने आज बड़ी बिजलियां गिराई ISI पे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, उनकी एजेंसियों के ऊपर। लेकिन कुछ चीजें इसमें और हैं, वो मैं पहले आपके साथ शेयर कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की तरफ। हाँ जी, इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बाहर निकलकर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को कभी माफ नहीं करूंगा, ना कभी भूलूंगा। अवाम भी नहीं भूलेगी। जो इसने मेरे साथ किया है वो भुगतेगा, अल्लाह भी उसे सजा देगा। इमरान खान की जेल में अपनी बहनों से गुफ्तगू। वैसे ये गफूर अंजुम नामी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, इसको लगता है कि फौज इसको बचाएगी या मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ये निशाने इबरत बनेगा जो मुझे दिखाई दे रहा है। इसने कौम के सबसे बड़े लीडर के साथ ज्यादती की है, ये जिंदगी में भी निशाने इबरत बनेगा। और इमरान खान साहब ने कहा कि इसको आगे जाकर भी जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल काफी गुस्से में थे इमरान खान साहब सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को लेकर, क्योंकि जब से ये बंदा आया इसने इमरान खान साहब का जीना हराम कर दिया है। तो ये कहने को एक सुपरिटेंडेंट, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इसने इमरान खान साहब को लगातार इसने बंद रखा छोटे से सेल के अंदर। वहां सेल की बिजली बंद कर दी, उनके हुकूक छीन लिए, उनसे किताबें छीन ली, टीवी अखबार सब छीन लिया। इमरान खान साहब को इरिटेट करता रहा। अभी गंदा पानी वजू के लिए फराहम किया जा रहा है। तो ये सारी हरकतें यही वाला सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, इसके जरिए से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है और ये बराह रास्त जिम्मेदार है इन सारे कामों के लिए। तो फिर इमरान खान ने कहा कि बार बार दरखास्त के बावजूद मेरी अपने बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है। सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मुझे मिलवा देते हैं और दीगर से मुलाकातें मेरी बंद हैं। साफ इमरान साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब, कि अपनी मर्जी के बंदों से मुझे मिलवाते हैं, बाकी लोगों से मुझे मिलने भी नहीं दिया जाता। ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। बहरहाल इमरान खान साहब के बेटे कहां पहुंचे ये मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, एक और बात भी, इमरान खान साहब ने अपने बेटों से कहा कि सलमान और कासिम बाहर इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर जाएं, आलमी अदालतों के अंदर जाएं। जो कुछ इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान में हो रहा है इस पे वहां पे वो आवाज उठाएं और वहां पे मुकदमा करें। तो क्या ये हो सकता है कि एक आदमी जो पाकिस्तान में, देखे वो साबिक वजीर आजम भी है ना, सादा बात तो है नहीं, और अगर उसके साथ इस किस्म का सलूक हो रहा है तो क्या उनके बेटे आलमी सतह पर आवाज उठा सकते हैं? तो कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप बाहर मुल्क में रहते हुए भी
पाकिस्तान में मुकदमात कर सकते हैं। जैसा कि मुझे पाकिस्तान, और मैं ये बात जो आप कह रहा हूं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने राब्ता किया जी, हम ये चाह रहे हैं आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों के साथ मिलकर कि हम कुछ हेयरिंग करवाएं, कुछ ऐसी चीजें करवाएं कि इमरान साहब आप आके वहां गवाही दें कि आपके साथ क्या हुआ। मैंने कहा जी मैं रोजाना अपने वीलॉग में बताता हूं कि मेरे साथ जो भी किया ISI ने किया और आसिम मुनीर साहब के कहने पे किया। तो जब एक बात मैं अपने वीलॉग में कहता हूं, मुझे किसी अदालत में आकर या किसी फोरम पे आकर कहने में क्या प्रॉब्लम है, मैं आकर कह दूंगा। मैंने PTA वालों को साफ कहा कि जनाब आप प्रोग्राम रखवाएं, और कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम में तो मैं नहीं आऊंगा सियासी जमात के, हाँ, लेकिन इंसानी हकूक का कोई प्रोग्राम रखवाएं। कोई अगर हेयरिंग है किसी सेनेट के अंदर या किसी कमेटी के अंदर, या कोई ऐसा इदारा है जहां पे कोई हेयरिंग हो रही है, तो मैं जरूर आऊंगा। इन्होंने रखा और फिर बाद में कैंसिल कर दिया। बरतानिया में ये हुआ। मैंने कहा ठीक है, मर्जी है आपकी। इसके बाद मुझे राब्ता किया गया डॉक्टरों की तंजीम से और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से। उन्होंने कहा जी आप अमेरिका में आए, यहां पे जो कांग्रेस के अंदर आप आकर बताएं अमेरिकन सिस्टम को, इन लोगों को, कि आपके साथ ISI